हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब एनसीईआरटी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का सेकंड नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। दिस इज द फोर्थ टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में देखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर हमने देखा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर हमने देखा गैमेटोजेनेसिस, और आज हम देखने वाले हैं मेंस्ट्रुअल सिस्टम के बारे में। किसके बारे में देखने वाले हैं आज हम? मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल सिस्टम ऑफ द फीमेल। ओके, तो बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब क्या होता है? हम इसको आप रिप्रोडक्टिव साइकिल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम? रिप्रोडक्टिव साइकिल, जो कि बहुत सारे फीमेल प्राइमेट्स में देखी जाती है। प्राइमेट्स यानी कि वो एनिमल्स जिनमें आपको ओव्यूलेशन पीरियड या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड विविपैरस रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, जैसे कि मंकीज, एप्स एंड अदर एनिमल्स लाइक ह्यूमन बींग्स। और ऐसे रिप्रोडक्टिव साइकिल को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसकी एक खासियत क्या है कि ये फीमेल्स में एवरी मंथ देखने को मिलती है आफ्टर प्यूबर्टी। कब स्टार्ट होती है फीमेल्स में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल? आफ्टर प्यूबर्टी। सो द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी, और उसको हम बोलते हैं मेन आर्क पीरियड। उसको हम क्या बोलते हैं? मेन आर्क पीरियड। ये देखो, ये आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का कुछ ऐसा देखा सा डायग्राम हमको दिखाई दे रहा है। अप्रोक्सीमेटली अगर आप इसको गिनेंगे तो ये साइकिल कितने डेज का होता है? 28 to 29 डेज का एक साइकिल होता है। ठीक है, तो अभी थियोरी में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट कर लेते हैं। देखो, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, क्या बोल रही हूँ मैं? जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज का होता है? 28 to 29 डेज का होता है। ठीक है, और ये फीमेल्स में कब से स्टार्ट होता है? जब फीमेल का प्यूबर्टी स्टार्ट होता है, यानी कि मेनार्क, यानी कि प्यूबर्टी एज कितना पाया जाता है एवरेज गर्ल्स में? अप्रोक्सीमेटली 12 ईयर्स। 12 साल की उम्र की लड़कियों में पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि 10 to 12 ईयर्स ये एक प्यूबर्टी एज मानी जाती है ऑन एन एवरेज। और पीरियड्स कब स्टॉप होते हैं, यानी कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये कब आना स्टॉप हो जाता है? मीनोपॉज, यानी कि 50 इयर्स के एज में। कब स्टॉप हो जाता है ये? 50 इयर्स के एज में। तो यानी कि मेन आर्क से लेकर मेनोपॉज तक, मेन आर्क से लेकर मेनोपॉज तक कितना टाइम है हमारे पास? ये देखो, मेन आर्क से लेकर मेनोपॉज तक यानी कि मीनोपॉज तक 12 इयर्स की उम्र में अगर किसी को पीरियड्स आना स्टार्ट हुए और 50 इयर्स में अगर उसके पीरियड्स आना बंद हो गए, तो बीच में हमको रिप्रोडक्टिव पीरियड कितना देखने को मिलेगा? 38 इयर्स का। अब आपको यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज क्या पता है? हमारा एक मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है? एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है अप्रोक्सीमेटली 28 to 29 डेज का। ठीक है, और एक साल में ये देखो, एक साल में कितने महीने होते हैं बेटा? इधर पे देखो, एक साल में, 1 ईयर में देर आर 12 मंथ्स। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। लेकिन ये जो 12 महीने हैं, इनमें से कुछ महीने 31 डेज के होते हैं और कुछ महीने 30 डेज के होते हैं। जैसे कि अगर हम काउंट करें तो जनवरी फरवरी तो 28 डेज का होता है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, ये 31 डेज के मंथ है। कितने दिनों के महीने हैं ये? इन मंथ में 31 डेज देखने को मिलते हैं। और हमारे बाकी के बचे हुए महीने यानी कि फरवरी, अप्रैल, मई, ओके, मई नहीं, सॉरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून आएगा, अप्रैल के बाद जून आएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर आएगा, फिर नवंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितने दिन देखने को मिलते हैं? फरवरी तो एक एक्सेप्शन है, फरवरी को अगर हटा दे तो ये महीने 30 डेज के होते हैं। और हमारा जो फरवरी है, मेरा फेवरेट ईयर है क्योंकि मेरा बर्थ ईयर है, तो फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28 डेज होते हैं। कितने दिन होते हैं? 28 डेज होते हैं। अब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज या 29 डेज का होता है, तो ये जो एक्स्ट्रा सॉरी, हाँ, ये देखो, ये जो हमारे इधर पे एक्स्ट्रा डेज है, यहाँ पे 3 दिन एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 3 दिन एक्स्ट्रा है। देखो, 31 माइनस 8, ये 31 डेज का है, तो 31 में से 28 डेज माइनस करो, 3 दिन बचता है। तो ये हर एक महीने का 3-3 दिन ऐड करते जाओ। जनवरी में 31 डेज होते हैं तो 3 दिन बच जाएगा, मार्च में 31 डेज होते हैं, मई में 31 डेज, जुलाई में 31 डेज, अगस्त में, अक्टूबर में और दिसंबर में। तो 3 + 3 + 3 9, 3 + 3 + 3 9 + 9 18 + 3 21। कितने डेज हो गए यहाँ पर? 21 डेज यहाँ पर हमको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल तो 28 डेज का ही होता है। और ये देखो, ये अपना फरवरी में तो हमको 0 डे मिलता है। ठीक है, क्योंकि फरवरी खुद अपना 28 डेज, 28 या 29 डेज का होता है। मेरा बर्थडे 29 फरवरी को आता है, सो यानी कि वो कंप्लीट साइकिल हो जाता है। ओके,
अब ये आता है अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। यहाँ पे हमको कितने दिन मिलते हैं? 30 डेज का मंथ है ये, यानी 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे। देखो मैं क्या कर रही हूँ, 31 में से मैंने 28 माइनस किया, 31 में से मैंने क्या माइनस किया? 28 माइनस किया, और इधर 30 में से मैं 28 माइनस कर रही हूँ, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का बोला गया है? मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑन एन एवरेज 28 और 29 डेज का बोला गया है। ज्यादातर 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है। तो 2 + 2 + 2 + 2 ये हो गए अपने 8 डेज। कितने हो गए ये? 8 डेज। तो 21 + 8 कितना हो जाएगा? 21 + 8 डेज कितना हो गया इधर पे? 29 डेज। यानी कि एक साल में 12 बार मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है। ये देखो, एक साल में भले ही 12 महीने होते हैं, लेकिन 12 महीनों में हमको 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। तो देखो ये कैलकुलेशन समझो। हाँ, इसके ऊपर नीट में कंपलसरी एक एमसीक्यू आता है। एक साल में कितने बार मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं? 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, ठीक है। और हमारा रिप्रोडक्टिव पीरियड कितना है? 38 ईयर्स का है। तो यानी हर साल 13 बार पीरियड्स आएंगे हर साल। और ऐसा कितने साल तक होगा? 38 ईयर्स तक होगा। कितने साल तक होगा? 38 ईयर्स तक होगा। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एग रिलीज होता है। जब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो वो एक एग कैसे रिलीज होता है, इसके बारे में तो हम डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं। तो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एग रिलीज होता है, मतलब यहाँ पर टोटल 13 एग्स रिलीज हुए हैं, यानी 13 सेकेंडरी oocyte रिलीज हुए हैं। क्या रिलीज हुआ है? 13 सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कितना oocyte आएगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा इधर पे? ये देखो आपका क्या बोला गया इधर पे? 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल में 13 अंडे रिलीज हुए। तो 38 मेंस्ट्रुअल साइकिल में, आई मीन 38 ईयर्स में कितने एग्स रिलीज होंगे? यस, ये देखो एक साल में 13 अंडे रिलीज हुए। तो 38 ईयर्स में कितने अंडे रिलीज होंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अब सही में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो x इधर जाएगा और 38 इधर आएगा। तो देयरफॉर x × 1 = 13 × 38। और इसका आंसर क्या आता है? अप्रोक्सीमेटली 494 सेकेंडरी oocyte प्रोड्यूस होंगे। कितने oocyte प्रोड्यूस होंगे बच्चा लोग? 494, यानी कि अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज 500 oocyte डेवलप होने वाले, 500 सेकेंडरी oocyte डेवलप होने वाले हैं, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखो हमने गेमेटोजेनेसिस वाले टॉपिक में क्या पढ़ा था? यस एवरीबॉडी, गेमेटोजेनेसिस में हमने पढ़ा था कि मेल्स में एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से ओके, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म्स मिलते हैं। फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है? 4 स्पर्म्स मिलते हैं। लेकिन फीमेल में क्या होता है? फीमेल में एक प्राइमरी oocyte से एंड में एक ही एग मिलता है। क्या मिलता है? एक ही एग मिलता है, एक ही ओवम मिलता है। तो फीमेल्स में जितना ओवम चाहिए उतना प्राइमरी oocyte लेना पड़ेगा। तो एक प्राइमरी oocyte से क्या मिल रहा है हमको इधर पे? एक सेकेंडरी oocyte मिल रहा है। मतलब एक प्राइमरी oocyte से हमको एक ओवम मिल रहा है, एक प्राइमरी oocyte से हमको क्या मिल रहा है? एक ओवम मिल रहा है। तो यानी जितना मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ही एग रिलीज होता है। यानी 13 बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो 13 एग रिलीज करके जाता है, ठीक है। सो ऐसे टोटल देखा जाए तो फीमेल की पूरी रिप्रोडक्टिव लाइफ में, मतलब जितने साल तक फीमेल को पीरियड्स आते हैं, अप्रोक्सीमेटली 500 oocytes प्रोड्यूस होते हैं। कितने oocytes प्रोड्यूस होते हैं? 500 oocytes प्रोड्यूस होते हैं। ये देखो सब लोग, जब हमको पीरियड्स आते हैं तो बेसिकली हमारा जो ओवरी है सब लोग ये डायग्राम देखो, हमारा जो फीमेल का ओवरी होता है, फीमेल के ओवरी में हमको क्या देखने को मिलता है? ये देखो फीमेल के ओवरी में हमको ऐसे ढेर सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे ऊगोनियल सेल्स है। ये ऊगोनियल सेल्स कहाँ से आते हैं? ये हमारे मेड्यूला के स्ट्रोमा वाले रीजन से आते हैं। कहाँ से आते हैं? ये जो बीच बीच में स्ट्रोमा होता है, जहाँ पे आपके प्रिमोडियल फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चा लोग? प्रिमोडियल फॉलिकल्स, यानी कि जो एकदम टोटली अनडेवलप्ड फॉलिकल्स है। तो ये प्रिमोडियल फॉलिकल से आपका ऊगोनियम बनता है। ऊगोनियम के अंदर जब मियोसिस होना स्टार्ट होता है तो ऊगोनिया से बनता है प्राइमरी oocyte, लेकिन प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो जाता है। प्राइमरी oocyte क्या हो जाता है? ये अपने मियोसिस 1 में अरेस्ट हो जाता है, यानी कि डिप्लोटीन स्टेज में ये रुक जाता है, इसका मियोसिस कंप्लीट नहीं होता। तो इसका मियोसिस कब कंप्लीट होता है? जब फीमेल की प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, ठीक है। तो आपका प्राइमरी oocyte बना, ये देखो ये अपना प्राइमरी oocyte है, क्योंकि इसके बाहर ये जो आपका बीच का एग है, ये प्राइमरी oocyte का जो एग है, इसके बाहर आपको एक ही लेयर दिखाई दे रही है। ये लेयर कौन सी है? ये लेयर फॉलिकुलर सेल्स की है। कौन सी है ये लेयर?
फॉलिकुलर सेल्स की, और हमने अपने लास्ट टू लास्ट सेशन में पढ़ा था फॉलिकुलोजेनेसिस के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था बच्चा? ये देखो, फॉलिकुलोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था कि एफएसएच हार्मोन क्या करता है, वो फॉलिकुलर सेल्स को इकट्ठा करके oocyte के बाहर ऐसे फॉलिकुलर लेयर बनाने में हेल्प करता है। क्लियर है एवरीबॉडी? ओके, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये आपका जो oocyte है, ये जो प्राइमरी oogonia है, ओके, ये प्राइमरी oogonia धीरे धीरे करके मैच्योर हो रहा है। तो प्राइमरी oocyte के बाहर आपको एक लेयर देखने को मिलेगी, सिंगल लेयर, इसको हम बोलते हैं थेका, इसको हम क्या बोलते हैं? थेका। फिर ये सिंगल लेयर मल्टीपल लेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगी और हमको मिलेगा सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte देखते देखते किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टर्शरी oocyte में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टर्शरी oocyte में। यस, और ये टर्शरी oocyte के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है? एक बड़ी सी कैविटी देखने को मिलती है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, और उस कैविटी को हम बोलते हैं एंट्रम। उस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को हम क्या बोलते हैं? एंट्रम। ओके, और एंट्रम के अंदर जो कैविटी भरी हुई है, उस कैविटी के वजह से एंट्रम के सेल्स को हम क्या बोलते हैं? लिक्कर फॉलिकुलाई। क्या बोलते हैं बेटा? एंट्रम के सेल्स को हम लिक्कर फॉलिकुलाई। यानी ये एंट्रम अपने कुछ इस तरीके के सेल्स से बना है जो लिक्विड रिलीज करता है। लिक्कर मतलब क्या होता है? लिक्विड रिलीज करना। और ये कहाँ पर प्रेजेंट है? ये अपने फॉलिकल्स में प्रेजेंट है। तो हमारे पास प्राइमरी oocyte था, हमारे पास क्या था? इधर देखो, हमारे पास क्या था? हमारे पास oogonia था। ये oogonia ने मियोसिस करना स्टार्ट किया, लेकिन इसका मियोसिस अटक गया। इसका मियोसिस क्या हो गया? अटक गया। फिर ये पूरा प्रोसेस होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है। बीच में जो अनवांटेड या बीच में जो कम हेल्दी oocytes होते हैं, लेस हेल्दी oocytes होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। लेस हेल्दी oocytes की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये जो स्टार्टिंग में जब फीमेल, मतलब फीमेल जब प्रेग्नेंट है, समझो कोई औरत प्रेग्नेंट है और उसके पेट में कोई लड़की है, ठीक है, कोई फीमेल फीटस है, तो उस फीटस के पेट में जब, मतलब जब वो फीटस 2 महीने की रहेगी, जब वो फीटस 2 महीने की रहेगी, तभी उसकी बॉडी में ओवरी डेवलप हो जाएंगे और ये oogoneal सेल्स और प्रिमोडियल फॉलिकल्स बन जाएंगे। लेकिन ये स्टार्टिंग में ये प्रिमोडियल फॉलिकल्स कितने होते हैं? 1 मिलियन। स्टार्टिंग में ये प्रिमोडियल फॉलिकल्स कितने होते हैं? 1 मिलियन। लेकिन जब मियोसिस 1 इसका स्टॉप हो जाता है और जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, तो तब तक तो काफी 10-12 साल का गैप हो जाता है। तब तक क्या हो जाता है? काफी 10-12 साल का गैप हो जाता है। तो ये 10-12 साल के गैप में हमारे जो oocyte है, ये oocytes के बाहर जो लेयर होती है, ये लेयर प्रोटेक्टिव है या नहीं है ये पता नहीं चलता। तो कभी कभी ये लेयर्स की डेथ हो जाती है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एट्रेशिया। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम? एट्रेशिया। एट्रेशिया मतलब क्या होता है? डीजेनरेटिंग oocytes या डीजेनरेटिंग फॉलिकल्स। जो हमारे फॉलिकल्स धीरे धीरे करके डीजेनरेट हो जा रहे हैं, उनको हम, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एट्रेसिया। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? एट्रेसिया। और फिर हमको क्या देखने को मिलता है कि आपका जो मियोसिस स्टॉप हो गया था, ये मियोसिस अब कब स्टार्ट होगा? प्यूबर्टी में स्टार्ट होगा, क्योंकि प्यूबर्टी में क्या स्टार्ट होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से बहुत सारे हार्मोनल का रेगुलेशन बदल जाता है, जिसके वजह से आपका जो oocyte का मियोसिस 1 अटका पड़ा था, ये मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है और मियोसिस 2 स्टार्ट होता है। लेकिन मियोसिस 2 भी मेटाफेज के स्टेज में अटक जाता है। अब ये स्टेज कब कंप्लीट होगा? जब फर्टिलाइजेशन होगा। जब क्या होगा? कोई मेल स्पर्म आके फीमेल के एग को फर्टिलाइज करेगा, तब ये मियोसिस 2 कंप्लीट होगा। ठीक है, तो अब इधर देखो थ्योरी में क्या बताया गया है। इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 28 to 29 डेज, मतलब हर 28-29 दिन में एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल 5 दिन तक रहता है। एंड द साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुअम टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो एक बार जब पीरियड्स आए, तब से लेकर जब हमको लास्ट टाइम तक पीरियड्स आते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। वन ओवम इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द मिडल, ये देखो, वन ओवम इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द मिडल ऑफ, क्या बताया गया हमको इधर पे? ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब जब जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, तब तक आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपके oocyte ओवरी में से एक ओवम रिलीज हो रहा है। सब लोग ध्यान से देखो, सब लोग इस डायग्राम को ध्यान से देखो। ये आपका oogoneal सेल है, इसके बाद प्राइमरी फॉलिकल, ये सेकेंडरी फॉलिकल, ये टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल में एंट्रम बनना शुरू हो गया है, और ये एंट्रम किधर पे जाके खत्म होता है? ये होता है आपके मेच्योर फॉलिकल, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल में खत्म होता है। कब होता है ये? ग्राफियन फॉलिकल में खत्म होता है। और फिर अलग अलग हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है, बर्स्ट हो जाता है, और उसके अंदर से क्या निकलता है? हमारा सेकेंडरी oocyte। अब ये सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर कैसा है वगैरह वगैरह, वो सब हम देखेंगे अपनी थ्योरी में। तो देखो इधर क्या बताया गया है, एवरीबॉडी पे प्रॉपर अटेंशन।
ओके, द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन फिगर 3.9। देखो, हमको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बहुत सारे इवेंट्स इस फिगर में, इस डायग्राम में बताए गए हैं। ओके, तो आगे देखो क्या बोला गया है हमको। द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज व्हेन द व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स एंड इट लास्ट फॉर 3 to 5 days। तो क्या बोला गया हमको इधर पे कि हमारा जो मेजर इवेंट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो डायग्राम में बताया गया। और साइकिल कब स्टार्ट होता है? मेंस्ट्रुअल फेज में स्टार्ट होता है, जब आपका ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, जब मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो जाता है। और ये मेंस्ट्रुअल फ्लो कितने दिन तक चलता है? 3 से 5 दिन तक फीमेल्स को ब्लीडिंग होती है। इधर तक सबको समझ में आया है? पक्का? ऑलराइट। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल अप्रोक्सीमेटली 3 से 5 दिन तक रहता है। ओके, मतलब होता 28 डेज का साइकिल है, लेकिन एक्चुअल ब्लीडिंग सिर्फ 3 to 5 डेज की होती है। तो चलो अब हम डायग्राम की मदद से हार्मोनल रेगुलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, और फिर उसके बाद हम थ्योरी पे वापस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलो, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा डायग्राम है जो आपकी टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। ओके, ये देखो, यहाँ पर हमको पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल बताया गया है। ठीक है, पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो हमारा फेजेस होते हैं, सारे के सारे फेजेस हमको यहाँ पर बताए गए हैं। टोटल 4 फेजेस होते हैं। ठीक है, पहला फेज होता है मेंस्ट्रुएशन, दूसरा फेज होता है फॉलिकुलर फेज, तीसरा फेज होता है ओव्यूलेशन जो कि सिर्फ 1 दिन का होता है, और चौथा फेज होता है ल्यूटियल फेज, यानी कि जिसको हम सेक्रेटरी फेज बोलते हैं। अब बेटा होता क्या है? ठीक है, देखो, हमारी जो फीमेल की ओवरी है, सब लोग ध्यान देना, हमारी फीमेल की जो ओवरी है उसके पास बहुत सारे प्रिमोडियल फॉलिकल्स हैं। जर्मिनल एपिथेलियम है, जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स को आप जर्म सेल्स भी बोल सकते हो, या प्रिमोर्डियल, प्रिमोर्डियल यानी कि जो ओरिजिनल सेल्स है, जो आगे जाके प्रिमोडियल सेल्स, जो आगे जाके आपके ऊगोनिया बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो प्रिमोडियल सेल्स है, ये प्रिमोडियल सेल्स से क्या बनता है? आपका प्राइमरी oocyte। क्या बनता है? आपका प्राइमरी oocyte। और ये प्राइमरी oocyte के अगल बगल में, ठीक है, ये अगल बगल में जो आपको ये लेयर दिखाई दे रही है, समझो ये प्राइमरी oocyte का न्यूक्लियस है, और ये उसके आजू बाजू में ये जो लेयर आपको दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी लेयर, यानी एक फॉलिकुलर लेयर है। कितनी लेयर है? एक सिंगल फॉलिकुलर लेयर प्रेजेंट है, इसीलिए इस oocyte को हम बोलेंगे प्राइमरी oocyte, क्योंकि इसके बाहर आपको सिर्फ एक लेयर दिखाई दे रही है, एक फॉलिकुलर लेयर दिखाई देती है। और ये फॉलिकुलर लेयर कहाँ से आते हैं? ये फॉलिकुलर लेयर आते हैं फॉलिक्यूल सेल्स से। और फॉलिकुलर सेल्स कहाँ से मैच्योर होते हैं? ये फॉलिकुलर सेल्स बनते हैं स्ट्रोमा से। हमारे ओवरी का जो मिडल रीजन होता है, जो स्ट्रोमा वाला रीजन होता है, देखो ये जो बीच का स्ट्रोमा वाला रीजन है, यहाँ पे ये स्ट्रोमा वाले रीजन से फॉलिकुलर के सेल्स बनते हैं। ठीक है, ओके, तो अब आगे देखो क्या बताया गया है। हमारी फीमेल का समझो कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रहा है, यानी कि फर्स्ट डे ऑफ पीरियड्स है, फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है, तो जब ब्लीडिंग होती है तब एक्चुअली में बॉडी से कौन सा ब्लड निकलता है? बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि मैम बॉडी का हेल्दी ब्लड बाहर जाता है क्या, या बॉडी का डर्टी ब्लड बाहर जाता है क्या? तो मेल्स में डर्टी ब्लड नहीं होता है क्या? मेल्स को पीरियड नहीं होते हैं क्या? ये ऐसे बहुत सारे बच्चों की क्वेरी होती है। तो ये सारी क्वेरी आपकी मैं क्लियर करती हूँ। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि जब भी आप किसी के घर पे जाते हो, या आपके घर पे कोई गेस्ट आने वाला होता है, तो गेस्ट आने के बाद हम खाना वाना बनाना स्टार्ट नहीं करते, मार्केट नहीं जाते। जब गेस्ट आने वाला होता है और अपने को पहले से पता है, हमको पहले से पता है कि हमारे घर पे कोई गेस्ट आने वाला है, तो हम खाना वगैरह पहले से बना के रखते हैं। हम क्या करते हैं? फूड और बाकी के डिशेस जो भी है, घर की साफ सफाई। अब मेहमान आ गया और उसके सामने तुम झाड़ू कर रहे हो, उसके सामने पोछा कर रहे हो, उसके सामने बर्तन धो रहे हो, ऐसा नहीं करते ना हम, क्योंकि वो गेस्ट बाहर से आया है, पता नहीं वो अपने को कैसे जज करेगा, या ऐसा अच्छा नहीं लगता। आप उनसे बातें करोगे या अपने घर के कामों में बिजी हो जाओगे। तो जब भी कोई गेस्ट आता है तो हम पहले से खाना वगैरह प्रिपेयर करके रखते हैं, ताकि जैसे मौसी आती है, तो आपके घर पे आपकी मासी आने वाली है, या आपकी बुआ आने वाली है, या योर आंट इज गोइंग टू कम, तो आपकी मम्मी या पापा ऐसे सब काम करके रखते हैं, ताकि वो जब मेहमान आए तो उनसे बैठ के बातें करे, उनसे अच्छी अच्छी बातें करे, उनसे गप्पे लड़ाए। ठीक है, ना कि किचन में बिजी रहे। लेकिन अगर समझो कि अचानक से रेनफॉल हो गई, अचानक से बारिश हो गई, या कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ गई और आपके गेस्ट का आना कैंसिल हो गया, क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो अब ये फूड का क्या करेंगे मैम? अब गेस्ट तो नहीं आ रहे, गेस्ट का आना कैंसिल हो गया है, तो अब ये फूड तो वेस्ट हो जाएगा। चलो समझो कि मम्मी ने
तुमको एक्स्ट्रा खिला दिया, आजू बाजू वालों को दे दिया, लेकिन समझो कि बहुत सारे लोग आने वाले थे, अब बांट बांट के भी कितना खाना बांटेंगे, और भाई इतना महंगा है, आजकल की इतनी महंगाई का ज़माना है, तो ऐसे बांटने में भी जान पे आता है कि इतनी मेहनत से इतनी अच्छी अच्छी डिशेस बनाई थी, सारी की सारी वेस्ट हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। आप कितना भी उसको बांटो या खुद भी कितना भी खा लो या फ्रिज में रख रख के भी कितने दिन तक उसको स्टोर करोगे? 1 दिन 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, ठीक है। चलो मान लो कि कोई चीज आप 2 हफ्ते तक स्टोर करके रख रहे हो, लेकिन मेहमान का अगले महीने तक आने का कोई प्लान ही नहीं है, मतलब उन्होंने सीधा बोल दिया है कि अभी सीधा हम नेक्स्ट मंथ आएंगे, तो अब आपका खाना वेस्ट हो जाएगा। जो कुछ भी बचा कुचा है थोड़ा बहुत तो वेस्ट होगा ही होगा, ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से हमारा जो यूटरस होता है, सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रही हूँ, फीमेल का जो यूटरस होता है, ये देखो, फीमेल का जो यूटरस होता है, यूटरस के पास एंडोमेट्रियम की लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है बच्चा लोग? एंडोमेट्रियम की लेयर होती है। और ये एंडोमेट्रियम लेयर के पास क्या होते हैं? बहुत सारे थिक ब्लड वेसल्स होते हैं। इसके पास थिक मस्कुलर लेयर होती है, इसके पास क्या होते हैं? थिक मसल्स होते हैं, और बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। एंडोमेट्रियम की लेयर है और बहुत सारे ब्लड वेसल्स है। अब जब oocyte रिलीज होगा, समझो ऐसा इमेजिन करो कि आपका यहाँ पर देखो, ये वाला डायग्राम देखो कि आपका यहाँ पर oocyte रिलीज होने वाला है। सब लोग 2 मिनट के लिए देखो, मैं एकदम सुपर जूम कर रही हूँ। हाँ, सब लोग इधर पे देखो, ऐसा इमेजिन करो कि आपका ये जो oocyte है, ये oocyte आपका रिलीज होने वाला है, ठीक है। अगर ये oocyte रिलीज हुआ और उसी टाइम पे अगर आपके यूटरस में, समझो ये oocyte रिलीज होके किधर जाएगा? ये oocyte रिलीज होके यहाँ पे, मैं ऐसा आपका ये बना देती हूँ, ये अपना ओवरी बन गया, ठीक है, और यहाँ पे अपना फेलोपियन ट्यूब बन गया। तो समझो यहाँ से जो oocyte रिलीज हुआ है, इधर देखो सब लोग ध्यान से, 1 मिनट, सॉरी, हाँ, इधर देखो, यहाँ से जो आपका oocyte रिलीज हुआ है वो आपके फेलोपियन ट्यूब में एंटर करेगा। किधर एंटर करेगा? आपके फेलोपियन ट्यूब में। और फेलोपियन ट्यूब से कहा जाएगा? वो अपने एम्प्यूला रीजन के पास आ जाएगा। किसके पास आ जाएगा? अपने एम्प्यूला रीजन के पास आ जाएगा। और आपके वजाइना से जो स्पर्म्स की एंट्री हुई थी, वो स्पर्म आके क्या कर देंगे? इस oocyte को फर्टिलाइज कर देंगे, और फर्टिलाइज करने के बाद क्या बन जाएगा? अपना जाइगोट बन जाएगा। तो समझो अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, अगर स्पर्म की एंट्री हुई, तो अब इस जाइगोट को खाने के लिए फूड चाहिए। तो उसको खाने के लिए फूड कहाँ से मिलेगा? उसको खाने के लिए फूड मिलता है इसी एंडोमेट्रियम की लेयर से। ये जो रेड कलर का, ये जो बोल्ड पे, ये जो डार्क कलर का रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे जाइगोट का फूड होता है, ठीक है। कि अगर जाइगोट बना, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, ये सब अगर के बेसिस पे डिसाइडेड है। अगर जाइगोट बना, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, तो वो भूखा नहीं, सॉरी गलती से रोटेट हो गया, हाँ, तो वो भूखा नहीं रहना चाहिए। उस जाइगोट को खाने के लिए हमारे पास सारा का सारा फूड मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सारा का सारा फूड मटेरियल। 1 मिनट रुक जाओ, हाँ, यस, हाँ, उस जाइगोट को खाने के लिए क्या होना चाहिए? हमारे पास सारा का सारा फूड मटेरियल रेडी होना चाहिए। लेकिन समझो फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, किसी भी रीजन के वजह से, समझो कॉप्यूलेशन ही नहीं हुआ, स्पर्म की एंट्री ही नहीं हुई, या स्पर्म ही हेल्दी नहीं है और जाइगोट बना ही नहीं, मतलब नो फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो अब आपका जो यूटरस है, वो यूटरस तो वेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूटरस वेस्ट हो जाएगा। तो अब ये जो वेस्टेड यूटरस है, वो वेस्टेड यूटरस क्या हो जाएगा? धीरे धीरे करके आपके वजाइना से बाहर आने लगेगा, यानी कि मेल्ट होने लगेगा। आपका ये जो एंडोमेट्रियम का लेयर था, मेहमान ने आना कैंसिल कर दिया। समझो ये जो आपका गेस्ट है, ये आपका जाइगोट है। अगर जाइगोट बना ही नहीं, तो आपका जो एंडोमेट्रियम है, ये देखो यहाँ पे मैं दूसरे कलर से लिख रही हूँ, समझो आपका जो गेस्ट था वो जाइगोट था। जाइगोट अगर आया ही नहीं, बना ही नहीं, तो आपका एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। और अब ये वेस्टेड एंडोमेट्रियम क्या होगा? वजाइना के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा। किसके फॉर्म में? मेंस्ट्रुम के फॉर्म में। मेंस्ट्रुम मतलब क्या होता है? हमारा ब्लीडिंग, यानी कि जो पीरियड्स के टाइम पे ब्लड निकलता है, क्योंकि एंडोमेट्रियम के पास बहुत सारे ब्लड वेसल्स है और उसके पास थिक लेयर होती है मसल्स की, थिक लेयर होती है सेल्स की। तो ये जो सेल्स है, ये जो पूरा का पूरा ब्लड है, ये पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा, और इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो देखो इधर पे हमको क्या बताया गया, लेट मी जस्ट क्विकली क्लीन इट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारे
ब्लीडिंग में कौन सा ब्लड निकलता है, तो ब्लीडिंग में एक्चुअली हमारा अनयूज्ड एंडोमेट्रियम का लेयर निकलता है। क्या निकलता है जब हमको ब्लीडिंग होती है, तो अनयूज्ड लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। क्या क्या निकलता है बॉडी के बाहर, अनयूज्ड लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम, क्योंकि एग फर्टिलाइज ही नहीं हुआ, नो फर्टिलाइजेशन, तो फूड का क्या करेंगे, फूड का तो कुछ हुआ ही नहीं यूज, तो एंडोमेट्रियम जो बचा हुआ था बाहर आ गया। ठीक है, तो जब अब इसको थोड़ा वापस जूम आउट कर लेते हैं। हाँ, तो अब जो एंडोमेट्रियम का लेयर बाहर आ गया है, ध्यान से देखो। ठीक है, अब जो एंडोमेट्रियम का लेयर बाहर आ गया है, यस, अब जो एंडोमेट्रियम का लेयर बाहर आ गया है, तो उस टाइम पे आपका एक जाइगोट नहीं बना। चलो हमने माना कि एक जाइगोट नहीं बना, लेकिन हो सकता है कि अगले महीने फर्टिलाइजेशन हो। तो जब हमको इनिशियली ब्लीडिंग होती है, उसी टाइम पे आपके ओवरी में नेक्स्ट oocyte का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, नेक्स्ट मंथ के लिए, मतलब मेहमान ने इस महीने आने से मना कर दिया, लेकिन नेक्स्ट महीने उन्होंने बोला है कि वो आएंगे, तो नेक्स्ट महीने जब वो आएंगे तो हम पहले से घर की साफ सफाई या तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब यहाँ पे फर्स्ट मंथ का ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, उसी टाइम पे आपका नेक्स्ट oocyte का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट फेज है, जो ब्लीडिंग वाला फेज होता है, उस फेज को हम क्या बोलते हैं बच्चों, उस फेज को हम क्या बोलते हैं, उस फेज को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। ये देखो, ये है अपना मेंस्ट्रुएशन वाला फेज। सब लोग ये डायग्राम देखो, इस फेज को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज। और इस फेज में हमको क्या देखने को मिलता है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से, यानी हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड के पास सिग्नल आता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड से जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, वहां से दो हार्मोन्स बनते हैं, एफएसएच और एलएच। ये हमने लास्ट टाइम ही देखा था। ये एफएसएच हार्मोन क्या करेगा, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि ये स्ट्रोमा के सेल्स को फॉलिकल में कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा, ये स्ट्रोमा के सेल्स को क्या करेगा, ये सॉरी इधर लिखती हूँ, स्ट्रोमा के सेल्स को कन्वर्ट करेगा फॉलिक्यूलर सेल्स में। किस में कन्वर्ट करेगा, फॉलिक्यूलर सेल्स में। तो इसीलिए इसका नाम ही यही दिया है, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो आपका जो ये ऊगोनिया है, ये ऊगोनिया क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte से बनेगा सेकेंडरी oocyte, और फिर सेकेंडरी oocyte के अंदर जब आपका एंट्रम का फ्लूइड भर जाएगा, यहाँ पे क्या भर जाएगा, यहाँ पे एंट्रम का लिक्विड भर जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे टर्शरी oocyte। और टर्शरी oocyte में आपका मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है, मियोसिस 1 कंप्लीट होके मियोसिस 2 हाफ में अटक जाता है। यहाँ पे हमारा मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया। देखो, जो फीमेल जब ओवरी में थी, मतलब फीमेल जब फीटस के फॉर्म में थी, तभी उसके मियोसिस 1 अटक गया था। वो मियोसिस 1 कब कंप्लीट हुआ, प्यूबर्टी की स्टेज में, यानी जब उसको पीरियड्स आए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऊगोनिया ऑलरेडी मियोसिस 1 के स्टेज में अटके हुए थे, अरेस्टेड थे। ये स्टेज कब कंप्लीट होता है, जब उस oocyte का ये आता है, प्यूबर्टी आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। ठीक है, देखो मैंने इधर पे आपको बताया था ना, ये देखो एक चीज मैंने यहाँ पर बताई थी कि फीमेल के ओवरी में अप्रोक्सीमेटली कितने एग्स होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन होते हैं। लेकिन जब तक हमारी फीमेल प्यूबर्टी तक पहुंचती है, तब तक उसके ओवरी में कितने एग्स बचते हैं, 60,000 एग्स बचते हैं। कितने बचते हैं, 60,000। और इसमें से टोटल मीनोपॉज तक कितने फर्टिलाइज होंगे या कितने रिलीज होंगे, 500 रिलीज होंगे। यहाँ पे हमने पढ़ा ना कि 500 बार ही मेंस्ट्रुअल साइकिल आने वाला है, तो 500 एग्स ही रिलीज होने वाले हैं। ठीक है, तो ये मियोसिस 1 का स्टेज बहुत पहले जब फीमेल फीटस के फॉर्म में थी, तभी उसके फीटस में बहुत सारा ऊगोनिया ऑलरेडी मेच्योर हो चुका है, मियोसिस 1 में अटक चुका है। अब हर एक ऊगोनिया का जब जब नया मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा, तब तब उसका मियोसिस 1 कंप्लीट होगा। मियोसिस 1 जैसे ही कंप्लीट होगा, वो बन जाएगा मेच्योर फॉलिकल, यानी कि इसके बाहर आपको बहुत सारे ग्रैन्युलोसा सेल्स का लेयर देखने को मिलता है। ये जो फॉलिकुलर सेल्स मैंने लिखे हैं ना, ये होते हैं एक्चुअली आपके ग्रैन्युलोसा के सेल्स। कौन से सेल्स होते हैं, ग्रैन्युलोसा। ग्रैन्युलोसा वर्ड का मतलब क्या होता है, देखो मैं इधर लिख रही हूँ, ग्रैन्युलोसा मतलब क्या होता है, ग्रैन्यूल्स वाले सेल। और ग्रैन्यूल्स यानी कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो अपने अंदर से कोई ना कोई हार्मोन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, हार्मोन रिलीज करता है। तो ये जो हमारे ग्रैन्युलोसा सेल्स है, अब आप बोलोगे मैम ये कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, तो ये रिलीज करते हैं ईस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में इसका स्पेलिंग ओ से भी लिखा है, ई से भी लिखा है। तो ये कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन। तो आपके जैसे जैसे आपका ग्रैन्युलोसा सेल का लेयर बढ़ता जाएगा, मतलब ये देखो जैसे जैसे हमारा प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, ये देखो इधर पे जैसे जैसे फॉलिकल्स का लेयर बढ़ता जाएगा, लेट मी जस्ट इरेज इट क्विकली फॉर यू। ओहो हाँ ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ। जैसे जैसे हमारा
इधर पे ये फॉलिकल का लेयर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ईस्ट्रोजन का भी मात्रा बढ़ता जाएगा। क्या होता जाएगा? ईस्ट्रोजन का भी लेवल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा फॉलिकुलर हार्मोन्स बने, ज्यादा से ज्यादा क्या बने? फॉलिकुलर हार्मोन्स, यानी कि आपका एफएसएच हार्मोन बने। ठीक है, अब एक लेवल के बाद क्या होता है, आपका मेच्योर फॉलिकल यानी कि ग्राफियन फॉलिकल इतना बड़ा हो जाता है कि आपके पिट्यूटरी से एफएसएच का सिग्नल बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली, और एलएच हार्मोन का सिग्नल बनना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस होने में अप्रोक्सीमेटली 14 दिन का समय लगता है। कितना दिन का समय लगता है? 14 दिन का। देखो 4 दिन तक आपको ब्लीडिंग होती है, एक 5 दिन का एवरेज ले लो कि 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है, तो उस ब्लीडिंग वाले फेज में आपका जो ऊगोनिया है वो प्राइमरी ऊसाइट से सेकेंडरी ऊसाइट तक बन गया है। क्या बन गया है? प्राइमरी ऊसाइट से सेकेंडरी ऊसाइट तक बन गया है। अब 6th डे से स्टार्ट होता है अपना फॉलिकुलर फेज। कौन सा फेज स्टार्ट होता है? अपना फॉलिकुलर फेज, यानी कि आपका फॉलिकुलर डेवलपमेंट होगा। सेकेंडरी फॉलिकल आपका टर्शरी में कन्वर्ट होगा और टर्शरी फॉलिकल आपका ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होगा। अब जैसे ही आपका ये ग्राफियन फॉलिकल रेडी हो जाता है, धीरे धीरे करके देखो यहाँ पर मेहमान आने वाला है, यानी जाइगोट आने वाला है, तो धीरे धीरे करके एंडोमेट्रियम का लेयर वापस से थिक होना स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे जो पूरा एंडोमेट्रियम का लेयर बाहर ब्लीड हो गया था, अब ये लेयर वापस से थिक होना स्टार्ट हो रहा है और आपके फॉलिकल्स का भी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो 14 डेज तक आपके फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, और फिर जैसे ही हमारा मेच्योर फॉलिकल यानी कि ग्राफियन फॉलिकल रेडी हो जाता है, तो एफएसएच हार्मोन का नेगेटिव फीडबैक पहुंच जाता है, एफएसएच हार्मोन बनना बंद हो जाता है, और आपका एलएच हार्मोन का लेवल एकदम से राइज होता है। एलएच हार्मोन का लेवल एकदम से जब राइज होता है, तो आपके ग्राफियन फॉलिकल का पूरा हार्मोनल बैलेंस अटक जाता है और ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट हो जाता है। यानी ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर आता है कि ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट हो जाता है और अपने अंदर से सेकेंडरी oocyte रिलीज कर देता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन फेज। ये हमारा 3rd फेज है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन फेज। तो बेसिकली फॉलिकुलर फेज में, यानी कि जो अपना 2nd फेज है, इस फेज में हमको क्या देखने को मिलता है? सिर्फ फॉलिकल्स का डेवलपमेंट। और याद रखो, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, जितने ज्यादा फॉलिकल्स बनेंगे उतना ज्यादा ईस्ट्रोजन हार्मोन बनेगा। ये देखो, जितना ज्यादा फॉलिकल बन रहा है उतना ज्यादा आपका ईस्ट्रोजन हार्मोन बन रहा है, और जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट हो जाता है, जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट हो जाता है, ईस्ट्रोजन का हार्मोन ऑटोमेटिकली नीचे चला जाता है, क्योंकि फॉलिकल बर्स्ट हो गया, अब आपका oocyte बाहर आ गया है, तो आपका ईस्ट्रोजन हार्मोन भी डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है, तो एलएच हार्मोन के वजह से आपका ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट हुआ। देखो इधर पे क्या लिख रही हूं मैं, एलएच हार्मोन की वजह से। एक मिनट रुको, यहाँ पर ही हमको दिया है ना, क्यों इसे मेहनत करें। हाँ, मतलब आपको भी बनाना है ये फ्लो चार्ट, मैं भी हेल्प करती हूँ। ये देखो, ये अपना हाइपोथैलेमस है। जैसे ही हमारी बॉडी बड़ी होती है, हमारी बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक एक्टिवेटेड होता है। क्या होता है? जैसे हम प्यूबर्टी के एज में पहुंचते हैं, हमारी बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक एक्टिवेट हो जाता है और हमारा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग सेक्रीशन स्टार्ट हो जाता है, यानी जीएनआरएच हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करते हैं। अब एंटीरियर पिट्यूटरी से फीमेल की बॉडी में 2 हार्मोन्स बनते हैं, फीमेल में भी और मेल में भी 2 हार्मोन्स बनते हैं, एफएसएच हार्मोन और एलएच हार्मोन। एफएसएच हार्मोन क्या करता है? मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस करने में हेल्प करता है, और एलएच हार्मोन क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करने में हेल्प करता है। ये मेल्स की बात है, हम फीमेल्स की बात कर रहे हैं। फीमेल्स में जो एफएसएच हार्मोन बना है, ये एफएसएच हार्मोन क्या करेगा? फॉलिकल्स बनाने में हेल्प करेगा, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल। और जैसे ही आपका ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा, एफएसएच हार्मोन आपका बनना बंद हो जाएगा। ये देखो, एफएसएच हार्मोन की वजह से आपका ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ता है, लेकिन ये ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल जब कम होने लग जाता है, जैसे ही आपका ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट होता है और आपका oocyte बाहर आ जाता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन सडनली ड्रॉप हो जाता है। और जैसे ही आपका ईस्ट्रोजन हार्मोन सडनली ड्रॉप हो जाता है, ये आपके ओवरी में या आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करता है। क्या करता है? ये नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करता है। कैसे नेगेटिव फीडबैक होता है मैं बताती हूँ। देखो, जब आपका ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट हुआ, और इसमें से oocyte बाहर आ गया, तो अब ये बचा हुआ जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल है, ये बचा हुआ जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल है, इसके ऊपर अब एलएच हार्मोन एक्ट करेगा। एलएच हार्मोन क्या करता है? एलएच हार्मोन इस बचे हुए एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल के अंदर हमारे जाइगोट के लिए फूड बनाना स्टार्ट करता है। यानी कि अब ये जो बचा हुआ डैमेज्ड ग्राफियन फॉलिकल है, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम का मतलब क्या होता है? कि अब इसके अंदर हमारे होने वाले जाइगोट के लिए खाना बनना रेडी हो रहा है। यानी जब तक हमारे जाइगोट को
डायरेक्ट एंडोमेट्रियम से नरिशमेंट नहीं मिल जाता। देखो आपका ओवा जो है वो अभी अभी ओवरी से रिलीज हुआ है और अभी अभी वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर जा रहा है। किधर जा रहा है? फेलोपियन ट्यूब के अंदर जा रहा है। तो जब तक इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता, जब तक स्पर्म नहीं आ जाता, तब तक इसको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा? ये कॉर्पस ल्यूटियम। कौन प्रोवाइड करेगा इसको नरिशमेंट? कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है। सो आपका जो LH हार्मोन है, ये LH हार्मोन दो चीजें करता है। LH हार्मोन क्या करता है? दो चीजें करता है। एक तो ग्राफियन फॉलिकल को बर्स्ट करता है ताकि उसमें से ओव्यूलेशन हो सके, यानी कि अंडा रिलीज हो सके। और दूसरा काम ये क्या करता है? GF यानी ग्राफियन फॉलिकल, गर्लफ्रेंड नहीं। और दूसरा काम ये क्या करता है? ये कॉर्पस ल्यूटियम बनाने में हेल्प करता है। और कॉर्पस ल्यूटियम बदले में क्या बनाता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। इसीलिए कभी कभी जब आप 14 डेज के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट लेते हो, यानी आपको पीरियड्स हो गए, पीरियड्स होने के 7-8 दिन के बाद जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट लेते हो तो आपको फॉल्स प्रेगनेंसी टेस्ट भी देखने को मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी नेचुरली बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली वो आपको प्रेगनेंसी इंडिकेट करता है। ये प्रोजेस्टेरॉन क्यों बना है? ये हमारे डेवलपिंग फीटस के न्यूट्रिशन के लिए बना है। मतलब अगर फीटस बना तो उसको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए पहले से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बना के हमने रेडी रखा है। ये कॉर्पस ल्यूटियम ज्यादा दिन तक नहीं रहता है, ये सिर्फ 14 दिन के लिए ही रेडी रहता है। ठीक है, ये सिर्फ 14 दिन के लिए ही आपके ग्राफियन फॉलिकल में बचा हुआ रहता है। तो जैसे ही ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन जैसे ही होता है, आपका LH हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम बनाना स्टार्ट करता है। और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? ये प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन बनाना स्टार्ट करता है। अब जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बन गया यानी प्रेगनेंसी होने वाली है। प्रेगनेंसी होने वाली है यानी कि न्यू फॉलिकल डेवलप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक जाइगोट पहले से बनने वाला है। तो हम आगे के फॉलिकल्स का डेवलपमेंट रोक देते हैं, यानी FSH हार्मोन को नेगेटिव फीडबैक दे देते हैं कि अब तुम 14 दिन के लिए रुक जाओ, क्योंकि अब शायद मेरा प्रेगनेंसी होने वाला है, ऐसा ओवरी बोलती है। देखो इधर पे आपका ओव्यूलेशन हो गया, तो ओव्यूलेशन के बाद आपका कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म हो गया है। अब जब कॉर्पस ल्यूटियम बना है तो आपका अचानक से LH हार्मोन क्या, ये अपना FSH हार्मोन क्या हो जाता है? FSH हार्मोन डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है, और LH हार्मोन भी धीरे धीरे करके, मतलब बड़ा है पर ये धीरे धीरे करके ये भी डिक्लाइन होने लग जाता है। ये आपके पिट्यूटरी के हार्मोन्स है, यानी GnRH हार्मोन्स है। और उसी टाइम पे अपने ओवरी से कौन से हार्मोन्स बन रहे हैं? ईस्ट्रोजन पहले बन रहा था, ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन बनना स्टार्ट होता है। प्रोजेस्टेरॉन जैसे ही बनता है, चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के, तो ये आपके FSH हार्मोन का प्रोडक्शन स्लो कर देता है, LH हार्मोन का भी प्रोडक्शन स्लो कर देता है। लेकिन लास्ट डे में पता चलता है कि प्रेगनेंसी तो हुई नहीं। लास्ट के डे में पता चलता है, ये देखो यहाँ पे 14 दिन तक हमारा कॉर्पस ल्यूटियम सेफ रहता है। 14 दिन तक हमारा कॉर्पस ल्यूटियम सेफ रहता है। लेकिन अगर 14 दिन तक प्रेगनेंसी नहीं हुई, यानी मेहमान नहीं आया, जाइगोट नहीं बना, तो अब फिर से ये एंडोमेट्रियम वेस्ट हो जाएगा और अब फिर से नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, यानी नेक्स्ट ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाएगा। और फिर से आपका जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट है वो वापस जीरो से स्टार्ट हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा नया मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो अब ये जो बचा हुआ कॉर्पस ल्यूटियम है ये ड्राई होने लग जाता है, और ये ड्राई होके क्या बन जाता है? कॉर्पस अल्बिकन बन जाता है। क्या बन जाता है? ये ड्राई। पहले ये येलो कलर का रहता है क्योंकि इसके अंदर ढेर सारा कैल्शियम, ढेर सारा मिल्क, ढेर सारा मतलब बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लेकिन जब ये ड्राई होने लग जाता है तो ये व्हाइट स्कार के जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, यानी कि एकदम ऐसे डल सेल बन जाता है, जो ड्राई होके वापस से स्ट्रोमा में डिसॉल्व हो जाता है। किस में डिसॉल्व हो जाता है? स्ट्रोमा में ही डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, और ये आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल का हार्मोनल रेगुलेशन। जब प्रोजेस्टेरॉन बनता है तो हाई प्रोजेस्टेरॉन लेवल क्या करता है? ये आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को भी नेगेटिव फीडबैक देता है और हाइपोथैलेमस को भी नेगेटिव फीडबैक देता है कि अब 14 दिन के लिए रुक जाओ, शायद ये फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी, तो अब FSH हार्मोन मत बनाना। लेकिन जब प्रेगनेंसी हुई ही नहीं तो आपका ये नेगेटिव फीडबैक वापस ब्लॉक हो जाता है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल नीचे चला गया, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ही डीजनरेट हो गया। 14 दिन के बाद देखो आपका अंडा निकला 14th डे पे, ओव्यूलेशन कब हुआ? 14th डे पे ओव्यूलेशन हुआ, और उसके बाद और 14 डे तक हमने वेट किया कि शायद अब फर्टिलाइजेशन होगा, अब फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन एंड तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो अब आपका प्रोजेस्टेरॉन भी खत्म, आपका कॉर्पस ल्यूटियम भी खत्म,
आपका सब कुछ खत्म हो गया। अब ये जो बचा हुआ एंडोमेट्रियम है जो वेस्ट होने वाला है, अब ये ब्लीडिंग करना स्टार्ट कर देता है और अब आपका नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल वापस स्टार्ट हो जाता है। यानी कि अब वापस से आपके हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स बनना स्टार्ट होते हैं, एफएसएच और एलएच, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अब थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कितने दिन के लिए होती है? 3 से 5 दिन के लिए होती है। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट्स ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग। मैंने आपको ये पहले ही बोला, यूटेरस के अंदर ये जो एंडोमेट्रियम का लेयर होता है, ये एंडोमेट्रियम का लेयर धीरे धीरे करके नीचे फ्लो ब्लीड होने लग जाता है। सो इट रिजल्ट्स ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूटेरस एंड इट्स ब्लड वेसल्स विच फॉर्म्स लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू वजाइना। तो ये जो एंडोमेट्रियम का लेयर है, ये कहाँ से बाहर आ रहा है? वजाइना से बाहर आ रहा है। ठीक है। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। क्या बोला गया है हमको इधर पे? मेंस्ट्रुएशन कब देखने को हमको मिलता है? अगर हमारा ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो तभी आपका ये खाना वेस्ट होगा ना। ये जो एंडोमेट्रियम का लेयर है, ये एंडोमेट्रियम का लेयर कब वेस्ट होता है? जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जाइगोट बना ही नहीं तो किसको खाना देंगे? किसी को नहीं देंगे, खाना वेस्ट हो जाएगा। ओके। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। और समझो अगर किसी फीमेल को पीरियड्स नहीं आ रहे तो उसका एक इंडिकेशन हो सकता है प्रेगनेंसी के वजह से। हाउएवर इट मे बी ऑल्सो कॉज ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग कॉजेज सच एज स्ट्रेस। कभी कभी स्ट्रेस की वजह से भी पीरियड्स नहीं आते, पुअर हेल्थ के वजह से भी पीरियड्स नहीं आते। तो पीरियड्स ना आने के बहुत सारे रीजन है। ओके। द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज। ड्यूरिंग दिस फेज, देखो अब मेंस्ट्रुअल फेज, फर्स्ट फेज कौन सा पढ़ा हमने? फर्स्ट फेज हमने पढ़ा मेंस्ट्रुअल फेज। सब लोग डायग्राम देखो, ये देखो फर्स्ट फेज कौन सा पढ़ा हमने? मेंस्ट्रुअल फेज। अब मेंस्ट्रुअल फेज के बाद सेकंड फेज कौन सा है? फॉलिकुलर फेज। सेकंड फेज कौन सा है? फॉलिकुलर फेज। ये फॉलिकुलर फेज में हमको क्या देखने को मिलता है? हमारे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। और याद रखो, जितना ज्यादा फॉलिकल बनेगा उतना ज्यादा आपका ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा। फॉलिकल का लेवल बढ़ेगा, ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि ये जो आपके प्यारे प्यारे से फॉलिकुलर के सेल्स है, ये जो आपके फॉलिकल के सेल्स है, यही सेल्स आपका ईस्ट्रोजन हार्मोन बनाते हैं। ओके। तो आगे देखो क्या बताया गया है। Okay. During this phase, the primary follicles in the ovary grow to become fully mature Graafian follicle. तो follicular phase में हमको क्या देखने को मिलता है कि हमारा जो प्राइमरी फॉलिकल है वो ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहा है। ओके। इट इज बिकमिंग फुल्ली मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल। और साइमल्टेनियसली एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस रीजनरेट्स थ्रू प्रोलिफरेशन। क्या देखने को मिलता है हमको? आपका यूटेरस का जो एंडोमेट्रियम बाहर निकल गया था, अब ये धीरे धीरे करके वापस से नया बनना स्टार्ट हो जाएगा फॉलिकुलर फेज में। ये देखो, ये देखो, मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रही हूँ। जब आपका फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, इधर देखो सब लोग, अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, अच्छे से देखो। यस, ये देखो, जब अपने फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है तो हमको क्या देखने को मिलता है? धीरे धीरे अपना एंडोमेट्रियम का लेयर भी वापस से बनना स्टार्ट हो रहा है। क्या बनना स्टार्ट हो रहा है? एंडोमेट्रियम का लेयर भी वापस से फॉर्म होना स्टार्ट हो रहा है। ये देखो, ये आपका एंडोमेट्रियम का लेयर है और ये आपका डेवलपिंग फॉलिकल्स है। ये आपके क्या है? डेवलपिंग फॉलिकल्स है। तो जैसे जैसे आपके फॉलिकल्स डेवलप होते हैं वैसे वैसे आपका एंडोमेट्रियम का लेयर भी डेवलप होना स्टार्ट होता है। ओके। अब आगे देखो क्या बताया, एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ हाँ, these changes in the ovary and the uterus are induced by changes in the levels of pituitary. Yes. तो ये जो changes हमको ओवरी और यूटरस में देखने को मिलते हैं, ओवरी में क्या changes हो रहे हैं? ईस्ट्रोजन हार्मोन बन रहा है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बन रहा है और फॉलिकल्स मैच्योर हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? फॉलिकल्स मैच्योर हो रहा है। तो ये सब ओवरी में जो चेंजेस हो रहे हैं। और अपने यूटरस में क्या बन रहा है? एंडोमेट्रियम का लेयर बन रहा है। तो ये सारे चेंजेस किसके वजह से देखने को मिलते हैं हमको? पिट्यूटरी हार्मोन्स और ओवेरियन हार्मोन्स की वजह से। पिट्यूटरी हार्मोन्स कौन से? अपने एफएसएच एंड एलएच। और ओवेरियन हार्मोन्स कौन से हैं? अपने ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन एंड इनहिबिन। इनहिबिन हार्मोन का क्या काम होता है? ये देखो, इनहिबिन हार्मोन क्या करेगा? ये भी हमारे एफएसएच को बनने से रोकेगा। यस, इनहिबिन हार्मोन क्या करेगा? ये एक्स्ट्रा एफएसएच बनने से रोकेगा, क्योंकि जब पहले से एक जाइगोट बनने वाला है तो नए oocytes को मैच्योर करके क्या फायदा? एक टाइम पे एक ही oocyte मैच्योर होना चाहिए। अब आगे देखो क्या बताया है। द सेक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स एलएच एंड एफएसएच इंक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेजेस। तो जैसे जैसे हमारा फॉलिकुलर फेज अचीव होगा, ये देखो सब लोग, जैसे जैसे इधर देखो अच्छे से, ये डायग्राम में रब कर देती हूँ। हाँ, यस, सी, जैसे जैसे हमारा फॉलिकुलर फेज बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारा फॉलिकुलर फेज बढ़ रहा है, वैसे वैसे हार्मोन्स का लेवल भी बढ़ रहा है, वैसे वैसे हार्मोन्स का लेवल भी चेंज हो रहा है। ओके।
द गोनाडोट्रोपिन्स LH एंड FSH इंक्रीजेस, LH और FSH का लेवल बढ़ते जाता है जैसे जैसे फॉलिकुलर फेज आता है, एंड इट स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सेक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स। क्या बोला गया है हमको, ईस्ट्रोजन भी बढ़ेगा, आपका LH हार्मोन भी बढ़ेगा और FSH हार्मोन भी बढ़ेगा। ये देखो LH हार्मोन, पहले FSH हार्मोन बढ़ता है और ईस्ट्रोजन बढ़ता है, फिर जब आपका ओवेरियन फॉलिकल मेच्योर हो जाता है तो FSH हार्मोन बढ़ना स्टॉप हो जाता है, LH हार्मोन बनना स्टार्ट होता है। ओके, both LH and FSH attain a peak level in the middle of cycle about 14th day। ये देखो आपका LH हार्मोन और FSH हार्मोन दोनों एकदम पीक पे आ जाते हैं, अचानक से आपका LH हार्मोन और आपका FSH हार्मोन दोनों एकदम पीक में आ जाते हैं। क्यों आते मैम ये पीक पे, FSH का काम तो पहले ही कंप्लीट हो गया था। तो बेसिकली होता क्या है कि आपका ये FSH हार्मोन जो एकदम पीक पे आया है, ये क्या करता है, ये आपका जो ग्राफियन फॉलिकल जो डी नेचर हो जाएगा इसको वापस रिपेयर करने में हेल्प करेगा, क्योंकि बेसिकली FSH हार्मोन का काम क्या होता है, फॉलिकल की लेयर बनाना। तो आपका ग्राफियन फॉलिकल इधर डैमेज हो गया ना, तो उस लेयर को रिपेयर करने के लिए आपका FSH हार्मोन बढ़ता है। और LH हार्मोन क्यों बढ़ता है, ताकि ये आपका कॉर्पस ल्यूटियम बना सके। क्या बना सके, कॉर्पस ल्यूटियम बना सके। तो 14th डे पे हमको अचानक से LH और FSH हार्मोन में पीक देखने को मिलता है। ओके, अब आगे देखो क्या बताया गया है। और जब LH और FSH का पीक होता है तो आपका ओव्यूलेशन हो जाता है, यानी LH हार्मोन की वजह से ग्राफियन फॉलिकल पे इतना प्रेशर अप्लाई होता है कि आपका ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है। द ओव्यूलेशन is followed by luteal phase during the remaining part of graphian follicle transform as the corpus luteum। तो अब आपका ओव्यूलेशन रिलीज हो गया है, अब आपका जो बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल है ये रिपेयर होने के बाद क्या बनाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा। तो अब 14 डेज तक सिर्फ कॉर्पस ल्यूटियम का ही डेवलपमेंट होगा। ओके, ऑल राइट, द कॉर्पस ल्यूटियम सेक्रेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, जिसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं, विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन की वजह से ही आपका एंडोमेट्रियम का लेयर मेंटेन रहता है। और ये एंडोमेट्रियम क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारे फर्टिलाइज्ड ओवम के इम्प्लांटेशन के लिए, यानी कि आपके यूटरस में जब ढेर सारा खाना अवेलेबल रहेगा तभी तो आपका जाइगोट इधर खुशी खुशी रह पाएगा, तभी तो आपका जाइगोट यहाँ खुशी खुशी रह पाएगा। तो जाइगोट को हेल्दी रखने के लिए, इम्प्लांटेशन करने के लिए एंडोमेट्रियम का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। तो समझो अगर प्रेगनेंसी हुई है तो प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, टोटली स्टॉप हो जाती है। प्रेगनेंसी के टाइम पे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं होती है क्योंकि FSH हार्मोन बनता ही नहीं है। ओके, क्योंकि एक जाइगोट ऑलरेडी फर्टिलाइज हो गया है और कॉर्पस ल्यूटियम का लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया है। ये देखो आपका जब तक प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा रहेगा, जब तक आपका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा रहेगा तब तक ये दूसरे हॉर्मोन्स को बनने ही नहीं देगा, ये नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करेगा उसको, यानी बनने ही नहीं देगा, इसीलिए मेंस्ट्रुएशन होगा ही नहीं। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, लेकिन अगर समझो आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, आपका सेकेंडरी oocyte ऐसे ही वेस्ट हो गया, तो आपका कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन ड्राई हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन ड्राई हो जाएगा तो एंडोमेट्रियम वेस्ट हो जाएगा, और ये वेस्ट एंडोमेट्रियम डिसइंटीग्रेट करना स्टार्ट कर देगा। डिसइंटीग्रेट यानी कि मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा, डिसॉल्व होना स्टार्ट कर देगा, जिसके वजह से पीरियड्स आ जाएंगे, विच विल मार्क द बिगनिंग ऑफ अ न्यू साइकिल, और इसकी वजह से आपको न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है नेक्स्ट मंथ में। ओके, तो समझो अगर कोई 30 दिन का महीना है, आपको अगर 1 तारीख को पीरियड्स आए थे, तो अब नेक्स्ट पीरियड्स आपको कब आएंगे, इसी मंथ के 28 तारीख को आएंगे, और फिर नेक्स्ट मंथ में आपको कब आएंगे, आफ्टर 28 डेज। यानी कि आपके पीरियड्स का जो साइकिल होता है वो एक्चुअली 28 डेज का होता है, बराबर 1 महीने का नहीं होता है, 28 डेज का साइकिल होता है। तो 28 डेज के बाद आपको पीरियड्स आते हैं और इसलिए आपका डेट शिफ्ट होते जाता है। ओके, अब आगे देखो क्या बताया गया है। इन ह्यूमन बींग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेज अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज। सीज करना यानी कि स्टॉप हो जाना। तो फीमेल्स के 50 ईयर्स के बाद, मतलब जब फीमेल 50 साल 45 साल की हो जाती है तो उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बनना स्टॉप हो जाता है, आना स्टॉप हो जाता है, और उस पर्टिकुलर फेज को हम बोलते हैं मीनोपॉज। उस फेज को हम क्या बोलते हैं, मीनोपॉज। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्क एंड मीनोपॉज। अगर एवरी मंथ मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, कंटिन्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिल रहा है, तो ये एक नॉर्मल प्रेगनेंसी का इंडिकेटर है, यानी नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज चालू है। जब तक फीमेल्स को नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहे हैं तब तक वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे ही उनका मीनोपॉज लग जाएगा,
ब्लीडिंग होना बंद हो जाएगी। अगर ब्लीडिंग होना बंद हो गई तो आप खुद देखो ना, अगर ब्लीडिंग होना बंद हो गई तो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट बंद हो जाएगा। फॉलिकल्स का डेवलपमेंट बंद हो गया तो oocyte नहीं डेवलप होगा। oocyte डेवलप नहीं होगा तो स्पर्म किसको फर्टिलाइज करेगा? तो आफ्टर 50 ईयर्स ऑलमोस्ट ऑल फीमेल्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस। ओके, ऑल राइट। अब देखो यहाँ पे आपको मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में क्या बताया गया है कि पीरियड्स वगैरह के टाइम पे हमको अपने हाइजीन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आपको क्लीन नैपकिन्स या होममेड सैनिटरी पैड्स यूज करने चाहिए आफ्टर एवरी 4-5 आवर्स। और आपको सैनिटरी पैड्स को भी प्रॉपर तरीके से यूज पेपर में उसको रैप करके डिस्पोज करना चाहिए। आप उसको पाइप या ओपन एरिया में मत छोड़ो। ओके, और जब भी आप पैड वगैरह चेंज करते हो तो अपने हाथ को साबुन से धो, क्योंकि मतलब हो सकता है कि आपके ब्लड में कोई डेड बैक्टीरिया, डेड एंटीजन हो, तो इसीलिए ऑलवेज आफ्टर यूजिंग द नैपकिन वॉश योर हैंड्स विद द सोप। तो ये था आपका पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला पार्ट। मैंने आपको हार्मोनल रेगुलेशन भी बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि ये फोटो भी देख लो। हमारा जब बायोलॉजिकल क्लॉक स्टार्ट होता है तो हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच हार्मोन बनता है। जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन बनते हैं, एफएसएच और एलएच। एफएसएच हार्मोन क्या करेगा? फॉलिकल्स को डेवलप करेगा जिससे ईस्ट्रोजन बनेगा। एलएच क्या करेगा? एलएच भी फॉलिकल को डेवलप करने में हेल्प करेगा जिससे ओव्यूलेशन होगा। एक बार अगर आपका ओव्यूलेशन हो गया तो मतलब ये बहुत ज़्यादा ईस्ट्रोजन की वजह से ही आपका एलएच सेक्रीशन स्टार्ट होता है और एलएच की वजह से ओव्यूलेशन होता है। और ओव्यूलेशन हो गया तो आपका जो बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम में प्रोजेस्ट्रॉन बनना स्टार्ट होता है। प्रोजेस्ट्रॉन इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन। तो अब आपके प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से आपके ओवरी में इनहिबिन हार्मोन बनता है और ये इनहिबिन और प्रोजेस्ट्रॉन मिलके क्या करते हैं? ये आपके एंटीरियर और आपके हाइपोथैलेमस दोनों को नेगेटिव फीडबैक देते हैं। जबकि आपका जो ये ईस्ट्रोजन लेवल है, ये ईस्ट्रोजन लेवल जब बढ़ जाता है तो ये ऑटोमेटिकली पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है अब बस करो, अब एफएसएच हार्मोन बनाना बस करो, क्योंकि अब ग्राफन फॉलिकल बन चुका है। ठीक है, और ये जो आपका दूसरा काम क्या है इसका? ये एंटीरियर पिट्यूटरी को पॉजिटिव फीडबैक भी देता है कि जल्दी जल्दी एलएच हार्मोन बनाओ। एफएसएच के लिए इसका नेगेटिव फीडबैक आता है, बट एलएच के लिए आपके ईस्ट्रोजन से पॉजिटिव फीडबैक आता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देखो इधर पे, अगर आपका फर्टिलाइजेशन हुआ तो आपका जो सेकेंडरी oocyte है जिसका मियोसिस 2 अभी तक इनकम्प्लीट है, इसका मियोसिस 2 अभी तक मेटाफेज के स्टेज में अटका हुआ है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि आपके स्पर्म के पास जो सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल आपके सेकेंडरी oocyte का डिवीजन कंप्लीट कर देगा, जिसके वजह से आपको मैच्योर एग मिलेगा और सेकेंड पोलर बॉडी मिलेगी। यस, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये सेकेंडरी oocyte ऐसे के ऐसे ही डीजनरेट हो जाएगा, यानी कि डेड हो जाएगा। ठीक है, और जब आपका सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, देखो ये आपके मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर है। ये जो आपका सेकेंडरी oocyte है ये अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या करता है? बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेयर्स बनाता है, जैसे कि जिसमें से एक लेयर है जोना पेल्यूसिडा। ये जोना पेल्यूसिडा की लेयर ए सेल्यूलर है। ए सेल्यूलर मतलब क्या होता है? ये बनती है ग्लाइकोप्रोटीन से। किससे बनती है ये? ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कि ये एक टाइप का कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड है। ओके, और आपका जो oocyte है, मतलब ये जो अंदर का सिर्फ सिंगल oocyte है, ये oocyte का और एक बेटर डायग्राम है। ये देखो, ये जो आपका oocyte है, ये oocyte अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या करता है? जोना पेल्यूसिडा का लेयर बनाता है। जोना पेल्यूसिडा के अंदर ये छोटे छोटे जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स एक्चुअली जोना पेल्यूसिडा बनाते हैं। और ये जोना पेल्यूसिडा के बाहर हमको क्या देखने को मिलता है? कोरोना रेडिएटा और ग्रैन्युलोसा सेल्स का लेयर, ब्ला ब्ला, बहुत कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। यस एवरीबॉडी, अब नेक्स्ट टाइम हम फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन का पार्ट डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब कर देना। बहुत जल्द इस वीक में मैं इस चैप्टर का स्टार्टिंग 4 टॉपिक्स का मेंटी क्विज लेने वाली हूँ। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गेमेटोजेनेसिस और मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन 4 टॉपिक्स के ऊपर मेंटी क्विज के लिए रेडी हो जाओ। आपको जल्दी मैं अनाउंसमेंट कर दूंगी कि कब होने वाला है मेंटी क्विज। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम। स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, डू सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।